Hello and welcome to Triple S classes. A very warm welcome to all of you. As in the earlier lectures, we have already covered about the international organizations to deal with climate change, जिसमें हमने आईपीसीसी को डिस्कस किया, जिसमें हमने आईपीसीसी की कंपोजिशन देखी, तीन अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स देखे, क्या कुछ काम रहता है उनका, वो सब ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस कर लिया है। तो रिसेंटली अगर बात करें, रिसेंटली AR6 आईपीसीसी की तरफ से सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट इन द ईयर 2020 अगस्त 2020 में ये रिलीज़ हुआ है। सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम आईपीसीसी। टाइटल क्या था? टाइटल इज क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपके एग्जाम्स में MCQ बन सकता है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ AR6 released by IPCC. So the title was Climate Change 2021 The Physical Science Basis. इसका फर्स्ट पार्ट ही रिलीज़ हुआ है एंड द नेक्स्ट जो इसके दो पार्ट्स हैं वो इन द ईयर 2022 रिलीज़ किए जाएंगे। किसने प्रिपेयर किया है इस रिपोर्ट को? वर्किंग ग्रुप फर्स्ट ऑफ आईपीसीसी जो हमने डिस्कस किया, उनका काम होता है कि इवेलुएट करना कि ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक जा रही है, कितने डिग्रीज से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी इवेलुएशन करना टाइम टू टाइम। ये वर्किंग ग्रुप फर्स्ट का काम होता है एंड इन्होंने ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसका फर्स्ट पार्ट। एंड जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस रिपोर्ट के वो 2022 में रिलीज़ किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट ये किया गया है वर्किंग ग्रुप फर्स्ट के द्वारा कि जो नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2050 हमने लागू किया है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड था। दैट इज़ नेट ज़ीरो बाय 2050 दिस वाज मिनिमम रिक्वायर्ड। किसके लिए? कि जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर हो रहा है उसको 1.5 डिग्रीज तक ही राइज, ताकि वो 1.5 डिग्रीज तक ही राइज हो सके एंड बियॉन्ड दिस, इसको रोकने के लिए दिस नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट बाय 2050 दिस वाज मिनिमम रिक्वायर्ड। इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए दिस नेट ज़ीरो बाय 2050 दिस वाज मिनिमम रिक्वायर्ड, राइट। अब इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है इस रिपोर्ट में? अगर हम एवरेज सरफेस टेम्परेचर की बात करें, हमने पिछले लेक्चर्स में जब हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, जब हमने क्लाइमेट चेंज पढ़ी, तो हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस क्लाइमेट चेंज का कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। देखिए एवरेज सरफेस टेम्परेचर पे क्या असर पड़ा है। द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट विल क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस, और जो नेक्स्ट आने वाले जो 20 साल है दैट इज़ बाय 2050 दिस एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट विल क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हम बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी 21st सेंचुरी दैट इज़ बाय 2050 ये क्रॉस कर जाएगा 2 डिग्रीज सेल्सियस। एंड इसका बेस कहाँ क्या लेते हैं हम? प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, दैट इज 1900। बाय 1900 प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इसका बेस लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि बाय द मिडल ऑफ दिस 21st सेंचुरी जो टेम्परेचर राइज होगा, एवरेज सरफेस टेम्परेचर इट विल क्रॉस 2 डिग्री एंड बाय 2040 इट विल क्रॉस 1.5 डिग्रीज सेल्सियस। 2018 में इन द ईयर 2018 आईपीसीसी ने एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की थी जिसका टाइटल था ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने उस टाइम एस्टिमेट किया था कि अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/5 हिस्सा लेंगे, 2/5 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अगर हम कंसिडर करेंगे
तो वो इन एरियाज़ में वो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे क्रॉस कर चुका है इन एरियाज़ में जहाँ पे 2/5 लार्जर शेयर ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे रिजाइड कर रही है। ये रिपोर्ट आई थी इन द ईयर 2018। अगर हम पिछले अगर हम 1850 के बाद 1850 टू 1900 इसको बेस मानेंगे, अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें दैट इज 2011 टू 2020, दिस वाज द लास्ट डिकेड, दिस वाज हॉटर देन एनी अदर पीरियड देन एनी अदर डिकेड अगर हम पिछले 1.25 मिलियन ईयर्स की बात करें। अगर हम पिछले 1,25,000 ईयर्स की बात करें तो सबसे हॉटेस्ट डिकेड वाज 2011 टू 2020 एंड फर्स्ट टाइम कि आईपीसीसी ने ये कहा है कि इन द बेस्ट केस सिनेरियो अगर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे अप्लाई किए जाते, जितने भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड लॉज है उन पे 100% उनको अप्लाई किया जाता, उन पे अमल किया जाता, तब भी 1.5 डिग्री सेल्सियस दिस ग्लोबल वार्मिंग दिस वाज इनएविटेबल, यानी कि इतना हो ही जाता 1.5 डिग्री सेल्सियस इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो। ये हमने देखा एवरेज सरफेस टेम्परेचर। एंड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस की बात करें जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें दे आर हाईएस्ट इन एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स, यानी कि पिछले अगर हम 2 मिलियन ईयर्स की बात करें हाईएस्ट कार्बन CO2 एमिशंस हुए हैं। एंड ह्यूमन्स हैव इमिटेड, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, अगर हम लेट 1800 से लेके यानी कि 1870 से 1880 से 1860 से लेंगे आज तक, तो अबाउट 2400 बिलियन tons of CO2 have been emitted only by human activities and most of this अगर इन emissions को देखेंगे सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट है ह्यूमन एक्टिविटी से हुआ है। इतना ज़्यादा emission यानी कि कितना 2400 बिलियन tons of CO2 and mainly it is attributed to human activities like burning of fossil fuels। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का। एंड जो इफ़ेक्ट रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इट हैज़ वार्मड द क्लाइमेट एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट इन लास्ट ईयर्स, यानी कि इन सालों में इसका नतीजा यही हुआ है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है। एंड अगर हम कार्बन बजट की बात करें, कार्बन बजट या एमिशन बजट, यानी कि कितना एमिट करना था, कितना एमिट होना चाहिए था, टोटल ग्रीन हाउस गैसेस या पर्टिकुलरली CO2 कितना एमिट होना चाहिए था टू अचीव द टारगेट ऑफ कि 1.5 डिग्रीज तक ही इसको दिस एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ तक ही इंक्रीज हो जाए 1.5 डिग्रीज तक ही। तो जो भी कार्बन बजट हमारे पास था, जितने भी एमिशन बजट्स हमारे पास थे, ऑलरेडी उसका 86 पॉइंट डिप्लीट हो चुका है। तो क्या है कार्बन बजट? कार्बन बजट इज एमिशन बजट के एक ग्लोबल वार्मिंग के यानी कि एक टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी सेट टारगेट होता है कि यहाँ तक ही लाइक 1.5 डिग्रीज या 2 डिग्रीज तक ही टेम्परेचर राइज होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट कितने ग्रीन हाउस गैसेस या कितने CO2 एमिशंस एस्टिमेट किए जाते हैं, कितने एलो किए जाते हैं, ऑलरेडी उसका 86% हो चुका है। एंड दिस इज कार्बन बजट। तीसरा इम्पैक्ट अगर हम सी लेवल राइज पे देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सी लेवल राइज क्या हुआ है, ये ट्रिपल हो चुका है, ना कि डबल, ना कि सिंगल। ये अब 1901, अगर हम 1901 टू 1971 अगर हम इस
70 ईयर्स के कंपैरिजन में देखें तो पिछले पिछले पिछली पिछले जितने भी डिकेड्स रहे हैं उनमें से ट्रिपल हुआ है सी लेवल राइज। यानी कि इतना ज़्यादा, अगर 1971 में सी लेवल राइज कहीं पे कोस्टल एरियाज़ में हम देखते हैं, अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर ईयर होता था, तो आज अगर हम देखेंगे तो वही हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस राइज हो रही है सी लेवल पर ईयर, यानी कि ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुकी है। अगर हम आर्कटिक सी आइस की बात करें, इट हैज़ बीन लोवेस्ट इन लास्ट के जो जितने भी 1000 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी डिकेड में, इसी सेंचुरी में लॉस हुआ है आर्कटिक सी आइस। उससे क्या होगा कि कोस्टल एरियाज़ की इनंडेशन होगी, कोस्टल एरियाज़ दब जाएंगे, सी लेवल जैसे ही राइज होगी, एंड दिस विल कंटिन्यू, सी लेवल राइज विल कंटिन्यू थ्रू आउट द 21st सेंचुरी। जिससे क्या होगा, कोस्टल इरोजन होगा, जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे एंड सीवियर फ्लड्स आएंगे, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, एक तो लिविंग बींग्स को भी, बायोडाइवर्सिटी को भी, एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन सब को डैमेज हो जाएगा, एंड जितने भी लो लाइंग एरियाज़ है वो सबमर्ज हो जाएंगे वाटर बॉडीज़ के अंदर। अबाउट 50% ऑफ सी लेवल राइज इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जो हमने देखा था कि जैसे ही वाटर हीट अप होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन। एंड अबाउट 50% जो ये सी लेवल राइज हुआ है पिछले 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 इन 50 सालों में, 70 सालों में जितना भी ये सी लेवल हुआ है, इसका कारण है थर्मल एक्सपेंशन। हाफ इसी से हुआ है नियरली। थर्मल एक्सपेंशन, जैसे ही वाटर हीटअप हो जाता है उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ है वो सबमर्ज हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन एंड ड्रॉट की अगर हम बात करें तो जितना भी एवरी 0.5 डिग्री जैसे ही एडेड होता है, जितना भी फॉर एवरी एडिशनल 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग क्या हो जाता है, इट विल कॉज हॉट एक्सट्रीम्स, मीन्स हॉट विंड्स एडअप हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि ओले गिरेंगे, यानी कि ड्रॉट्स होंगे, बारिश कम गिरेगी, अनएवन हम बोल सकते हैं अनएवन प्रेसिपिटेशन होगी। एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन मीन्स या तो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी एक टाइम पे, या ऐसा भी टाइम आएगा कि कई सालों तक प्रेसिपिटेशन का कोई नामो निशान ही नहीं मिलेगा। ये कारण रहेगा एवरी 0.5 डिग्री सेल्सियस जैसे ही ऐड होता है वार्मिंग को। एंड अगर हम बात करें पिछले इंडस्ट्रियल एरा के बाद कितना ऐड हुआ है, तो अबाउट जिसको हम टारगेट मान के चल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्सट्रीम हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, एंड ड्रॉट्स कितने कॉमन हो जाएंगे। एडिशनल वार्मिंग विल ऑल्सो वीकन अर्थ's कार्बन सिंक्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, सॉइल्स एंड द ओशन। इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही एडिशनल वार्मिंग हो जाएगी और टेम्परेचर राइज होगा, अर्थ की जितने भी हमारे प्लेनेट का कार्बन सिंक है, दैट इज जो कार्बन ट्रैप हो जाता है सॉइल्स में या ओशंस में, जो फाइटोप्लैंक्टन इसको ट्रैप कर लेते हैं या प्लांट्स ट्रैप कर लेते हैं, उसकी कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ये बहुत ही सेंसिटिव है टू दिस क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन विच इज़ रिजल्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। उससे क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन की डेथ हो जाएगी, तो इन ओशंस की कैपेसिटी कम हो जाएगी कि ये ज़्यादा कार्बन को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। सेम केस विल हैपन विद प्लांट सॉइल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितना भी कार्बन सिंक्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो मिनिमाइज हो जाएंगी। हीट एक्सट्रीम्स ये भी इंक्रीज़ हुए हैं, एंड कोल्ड एक्सट्रीम्स अगर हम बात करें वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम पिछले 5-10 साल की बात करें या 20 साल की तरफ देखें, तो अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, इसको हम ऐसे ही लोकल लेवल पे भी समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के काज को, कि पिछले जितना भी हमने विंटर्स देखे, पिछले 10 या 20 साल में जितने भी हमने विंटर्स देखे, उनमें देखिए आप प्रेसिपिटेशन में कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। यानी कि जो कोल्ड एक्सट्रीम्स है
वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो टेम्परेचर दिन में कितना रेंज कर जाता है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। पहले अगर -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर विंटर्स में रहता था, कोल्ड विंटर्स में रहता था। तो अगर आज हम देखेंगे तो आजकल के टाइम में 2022 में यही टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, ये पहुँचा है नियर अबाउट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक ये पहुँचा है विंटर्स में। यानी कि दिस कोल्ड एक्सट्रीमीज हैव डिक्रीज्ड, तो हॉट एक्सट्रीमीज, हीट एक्सट्रीमीज, ऑब्वियसली दिस विल डिक्रीज बिकॉज एवरेज टेम्परेचर जो भी है, क्लाइमेट चेंज दैट इज ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही हो रहा है, राइट। एक और इम्पैक्ट जो है इसका मेनली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है स्नो लाइन पे एंड मेल्टिंग, जिससे ग्लेशियर्स की होती है वार्मिंग से। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जो जितने भी, अगर हम हिमालयाज़ की बात करें, हिमालयाज़ में ही जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट कर चुके हैं, यानी कि उनसे क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहे हैं। उनसे जो पानी बह रहा है उससे क्या हो रहा है, वाटर साइकिल में चेंजेस देखने को मिली है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में जो हमने देखा है, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, जो हमने डिस्कस भी कर लिए, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंज हुआ है, वाटर साइकिल चेंज हो चुका है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिली है। या इंक्रीज्ड फ्लड्स, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही मेल्टिंग ग्लेशियर्स, इनका पानी एट लास्ट कहाँ पहुँच जाता है, बड़े बड़े ओशंस में। तो ओशंस में क्या होता है, सी लेवल राइज हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है या फ्लड्स आते हैं एंड इंक्रीज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन फ्यूचर। एंड फ्यूचर में जितने भी अक्रॉस द हिमालयन स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ग्लेशियर्स रिट्रीट कर जाएंगे, मेल्टिंग वाटर ज़्यादा ज़्यादा बह जाएगा ओशंस में। तो इन स्टेट्स में क्या देखने को मिलेगा, वाटर स्कैर्सिटी, यानी कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर फुली अवेलेबल नहीं रह पाएगा। दिस इज़ द कॉज ऑफ, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। दिस इज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू। और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अगर हम साउथ एशिया की पर्टिकुलरली बात करें, तो 21st सेंचुरी में यहाँ देखने को जो जितने भी रिमेनिंग ईयर्स है, यहाँ पे हीट वेव्स इंटेंसिफाई हो जाएंगे, यानी कि उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो हीट वेव्स ऑब्वियसली इंटेंसिफाई हो जाएंगी। एंड मानसून में भी चेंजेस देखने को मिलेंगी। एंड अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, इसमें भी चेंजेस देखने को मिली है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितने भी इंक्रीज़ हुए हैं एरोसॉल, जो हमने बहुत आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स पहले हमने देखा था कि एरोसॉल्स क्या करते हैं, ये क्लाउड्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। लंबे समय तक क्लाउड्स प्रेसिपिटेट ही नहीं कर पाते, वो कंडेंस ही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वंस दिस विल रिड्यूस, जैसे ही एरोसॉल्स रिड्यूस हो जाएंगे तो अब्रप्ट हैवी रेनफॉल हो जाएगा, हैवी मानसून रेनफॉल देखने को मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे। ये कारण है किसका, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। सी टेम्परेचर्स की बात करें, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, जिसमें अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल आता है, वहाँ पे भी फास्टर वार्मिंग हुई है। अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें, बाकी जो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पे इन दोनों में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल यानी कि इंडियन ओशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर वार्मिंग हो रही है। द सी सरफेस टेम्परेचर ओवर इंडियन ओशन इज़ लाइकली टू इंक्रीज। एंड अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, यहाँ पे जितना भी जो सरफेस टेम्परेचर है, ये तकरीबन 1 to 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। एंड वाइल अगर हम बाकी की बात करें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, देखिए रेंज कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में हमें। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इन द इंडियन ओशन द सी टेम्परेचर इज हीटिंग, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर बॉडीज हीट अप हो रही है एंड एट हायर रेट। इंडियन ओशन बाकी वाटर बॉडीज़ के कंपैरिजन में इंडियन ओशन में हायर रेट से ये इंक्रीज हो रहा है एंड देयर फोर मे इन्फ्लुएंस अदर रीजन्स। एंड बाकी सारे जितने भी रीजन्स हैं आसपास के, लाइक जो भी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, वहाँ पे भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है हमारे नेट ज़ीरो एमिशंस।
अबाउट क्या है ये नेट ज़ीरो एमिशंस, ये भी हम देखेंगे। नेट ज़ीरो एमिशंस ये क्या है, इट मीन्स कि जितने भी मैन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं दे मस्ट बी रिमूव, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जितना भी ग्रीन हाउस गैस ऐड हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो सब रिड्यूस होने चाहिए, वो सब ज़ीरो पे होने चाहिए। इन एक्टिविटीज़ को रिमूव करके ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को हम मिनिमाइज कर पाएंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू रिडक्शन मेजर्स हमें लेने चाहिए। दस लाइक अडॉप्टिंग दिस सोलर टेक्नोलॉजी या वाटर, जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ है उनकी हमें प्रॉपरली उनको कंजर्व करना चाहिए। जितना भी हमारा जितने भी हमारे लाइक जैसे BS6 नॉर्म्स, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। BS6 नॉर्म्स भी क्या है, इसी को अल्टीमेटली जितना भी इस टाइम पे एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, मेनली हर किसी कंट्री का एनवायरमेंटल कंसर्न यही है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनके एमिशन को रोका जा सके। एंड यही रिडक्शन मेजर्स लेके हमें ये सारे जितना भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्रीन हाउस गैसेस ऐड हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में उसको ख़त्म करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा उन एक्टिविटीज़ को, दस रिड्यूसिंग अर्थ's नेट क्लाइमेट बैलेंस, यानी कि अर्थ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा आफ्टर रिमूवल वाया नेचुरली या आर्टिफिशियल सिंक बना के आप इसको ज़ीरो पे ले आए। यानी कि आप आप डिफॉरेस्टेशन कम करके, या एक और है आप फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करके ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। दिस वे ह्यूमन काइंड वुड बी कार्बन न्यूट्रल एंड ग्लोबल टेम्परेचर वुड स्टेबलाइज, वो स्टेबलाइज हो जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर। करंट सिचुएशन देखेंगे क्या है इस टाइम पे। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे तो नियर अबाउट 100 कंट्रीज़ जो कि पार्ट है इस UNFCCC का, उन्होंने डिसाइड कर लिया है वर्ल्ड वाइड। इन कंट्रीज़ नियर अबाउट 100 कंट्रीज़ है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है, इन कंट्रीज़ ने अनाउंस कर दिया है कि हम भी नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट कर रहे हैं बाय 2050। इनमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स है, जो मेजर एमिटर्स है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050। एंड हाल ही में एट COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ग्लासगो, यहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर लिया कि इंडिया विल अचीव द नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070। हाल ही में आई थिंक इन नवंबर 2021 PM announced that India will achieve this net zero emission target by 2070। इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर माना जाता है, कि इंडिया ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत कुछ आगे कर चुका है, इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर, जो कि बाकी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके कंपैरिजन में इंडिया इज़ ए स्टेप अहेड। एंड हाल ही में दिस इज योर करंट अफेयर एट COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ग्लासगो, यहाँ पे हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया विल अचीव दिस टारगेट बाय 2070, दैट इज नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट, राइट। इवन अगर हम चाइना की बात करें, चाइना वर्ल्ड इज बिगेस्ट एमिटर, कौन है, चाइना, इन्होंने भी नेट ज़ीरो गोल अनाउंस किया बाय 2060, राइट। तो ये थे कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो हमने लिए किसको टैकल करने के लिए, किसको टारगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को टारगेट करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि नेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या कुछ स्टेप्स लिए, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए, ताकि इस जो ये प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ स्टेप्स लिए, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी एक नेशनल लेवल पे हमारे पास है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अलग अलग एरियाज़ में, स्पेसिफिक एरियाज़ में हमारे पास इस हेड के अंडर 8 मिशंस है। 8 मिशंस इसका पार्ट है, किसका, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें इतना ही नहीं आता इन
पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज़ को एड्रेस करना, बल्कि इसमें ये भी आते हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स के इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे देश पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हो रहा है, इंडिया पे पर्टिकुलरली हो रहा है, उसका एक असेसमेंट किया जा सके, ताकि आने वाले जितना भी हमारे पास टाइम है, जितना भी हमारे पास नेट ज़ीरो इमिशंस को हासिल करना 2070 तक, हम वो एक्शंस ले जिससे क्लाइमेट चेंज के जितने भी इम्पैक्ट्स हमारे इंडिया पे है उनको एड्रेस किया जा सके। तो पहला मिशन जो अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है वो है नेशनल सोलर मिशन, सॉरी, फर्स्ट इज नेशनल सोलर। तो क्या है ये नेशनल सोलर मिशन? दिस नेशनल सोलर मिशन दिस एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट, एक तो डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड दूसरा डेवलपमेंट के बाद सोलर एनर्जी का यूज़ होना चाहिए। यानी कि हमें इस सोलर एनर्जी को इतना डेवलप करना है कि चाहे कि जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी ऑप्शंस है टू रन इंडस्ट्रीज फॉर पावर जनरेशन, ठीक है, जितना भी इसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी ऑप्शंस, उसको हम रिप्लेस कर सकें किससे? सोलर एनर्जी से। यानी कि सोलर एनर्जी के थ्रू हम पावर जनरेशन कर सकें, या दूसरे इंडस्ट्रियल इसके यूजेस जितने भी हैं उनमें हम इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ करना, ताकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी ऑप्शंस उसको हम एक टफ कम्पीट करके उसको हम रिप्लेस कर दे इस सोलर एनर्जी से। इस प्लान में क्या क्या आता है? इस प्लान में आता है इंक्रीज़ करना सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़, यानी कि उन टेक्नोलॉजीज़ को बाहरी मुल्कों से लाना, डेवलप करना, फिर कि अर्बन एरियाज़ में सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, इंडस्ट्री में ये यूज़ होना चाहिए सर, इनके द्वारा जो जितना भी प्रोडक्शन होगा इसका किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, वो यूज़ होना चाहिए अर्बन एरियाज़ में, इंडस्ट्री में, एंड जितने भी हमारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें यूज़ होना चाहिए। लाइक जितना भी हमारे पास है, लाइक दिस इसरो है, या बाकी जितने भी सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनमें यूज़ होना चाहिए सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, यानी कि सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, एंड ए गोल ऑफ इंक्रीजिंग के पर ईयर 1000 मेगावाट ऑफ दिस फोटोवोल्टेक ये प्रोड्यूस होना चाहिए हमारे कंट्री में, एंड एट लीस्ट हम सोलर थर्मल पावर जनरेशन कर सके 1000 मेगावाट का अपने कंट्री में पर ईयर। दूसरे इस मिशन के अंडर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? दूसरे कि जो सोलर रिसर्च सेंटर है, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट अभी काफ़ी कम है, तो इसमें एडवांसमेंट ले आना, इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना, दूसरे मुल्कों के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके अपने इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी हमारे पास डोमेस्टिक यानी कि हमारे नेशनल लेवल पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथन करना, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट फंडिंग, जो हम देख रहे हैं कि हर साल बजट में कुछ ना कुछ इसके लिए भी अलाउ किया जाता है। इस साल भी कितना अलाउ हुआ है इस मिशन को लेके, वो आप कमेंट सेक्शंस में देखना, वो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके लिखना कि कितना एलोकेट हुआ है फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस सोलर थर्मल पावर जनरेशन और दिस सोलर टेक्नोलॉजी को लेके। दूसरा जो है वो है, दूसरा मिशन है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें क्या है? इसमें वो इनिशिएटिव्स लिए जाए, इन नटशल अगर हम देखें इस मिशन का, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसका यही एम है कि बिल्डिंग ऑन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के ये प्लान क्या रिकमेंड करता है इस मिशन के तहत कि जितने भी एनर्जी स्पेसिफिक कंजप्शन, जितना भी कंजप्शन हो रहा है, एक तो कंजप्शन को डिक्रीज़ करना, राइट, जितने भी हमारे कमर्शियल, जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है, उन इंडस्ट्रीज़ में किसका एनर्जी कंजम्पशन कम होना चाहिए विद अ सिस्टम फॉर कंपनीज, एंड जैसे कार्बन ट्रेडिंग हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, वैसे ही एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए जहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है वेरी लेस, जहाँ पे इसका कंजम्पशन रिड्यूस किया जा रहा है, उन एस्टैब्लिशमेंट्स को, उन इंडस्ट्रीज़ को
एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए एंड ताकि वो ट्रेड कर सके, जैसे कार्बन ट्रेडिंग हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। एंड एनर्जी इंसेंटिव्स मिलने चाहिए इंक्लूडिंग रिड्यूस टैक्स ऑन, एंड जितने भी एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस जो हम देख रहे हैं, चाहे फ्रिज हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, उन पे पावर रेटिंग होती है, उन पे अलग अलग रेटिंग होती है, कहीं के 3 स्टार रेटिंग होती है, कहीं पे कुछ मशीन्स पे फॉर एग्जांपल गोदरेज की बात करें उस पर अलग रेटिंग होती है, या फिलिप्स की अलग अलग रेटिंग होती है। एंड जितने भी ये एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस है उनको क्या होना चाहिए, उन इंडस्ट्रीज पे उन एस्टेब्लिशमेंट्स पे टैक्स रिड्यूस होना चाहिए, उन अप्लायंसेस पे कम टैक्स लगना चाहिए। ये एम है, ये भी इसके अंडर ही आता है। एंड फाइनेंसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन थ्रू डिमांड साइड मेजरमेंट प्रोग्राम्स इन म्यूनसिपल बिल्डिंग्स एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में भी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में या बाकी सारे सेक्टर्स में जितना भी एनर्जी का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए कि रिड्यूस होना चाहिए। किसका अल्टीमेट एम है कि एनर्जी की जितनी भी डिमांड है उसको मिनिमाइज़ करना। सप्लाई साइड डिमांड साइड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी डिमांड हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पावर जनरेशन को लेके, पावर को लेके, जितना भी यही डिमांड साइड ही कम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए एनर्जी को लेके। तो सप्लाई साइड ऑलवेज ये डिमांड साइड को मैच करेगा। तीसरा जो मिशन है अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वो है हमारा नेशनल वाटर मिशन, राइट। क्योंकि अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। एंड अगर हम जितनी भी मेजर सिटीज़ है वहाँ पे इस वाटर स्कैर्सिटी, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। एंड कोस्टल एरियाज़, कोस्टल स्टेट्स में भी ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी फुल्ली एफिशिएंटली नहीं है, हम मैच नहीं कर पाते जितना भी हमारा डिमांड है, राइट। कि इस मिशन के अंडर द प्लान सेट्स अ गोल ऑफ 20% इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वाटर यूज़ एफिशिएंसी थ्रू प्राइसिंग एंड अदर मेजर्स। यानी कि जितने भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स है, चाहे इंडस्ट्रीज़ है, चाहे हाउस होल्ड कंजम्पशन है, उसको 20% तक इम्प्रूव करना। यानी कि या तो आपको कैपेसिटी ही इंक्रीज़ करनी है इसकी, या तो इसका जितना भी वेस्टेज हो रहा है, जितना भी इसका ओवर एक्सेस यूज़ हो रहा है, उसको ही रिड्यूस करना है। तो अल्टीमेट एम इज़ 20% तक हमारा जो जितना भी प्रेजेंटली हमारी दिस वाटर स्कैर्सिटी है उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो 20% इम्प्रूवमेंट ये भी किस में है, दिस नेशनल वाटर मिशन के तहत। एंड दिस अनदर वन इज़ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। देखिए अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी रिच है, फॉरेस्ट कवर भी रिच है, एंड बाकी की इकोलॉजिकल वैल्यूज अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इस मिशन के अकॉर्डिंग द प्लान एम्स टू एक तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, फॉरेस्ट कवर को कंजर्व करना, एंड जितने भी इकोलॉजिकल वैल्यूज़ है किसके, हिमालयन रीजन के, लाइक दिस ग्लेशियर्स या बाकी सारी जितने भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। वायर ग्लेशियर्स दैट आर राइट मेजर सोर्स ऑफ इंडियाज़ वाटर सप्लाई, इसको भी कंजर्व करना, इसको एड्रेस करना, ताकि जितनी भी जो भी वाटर स्कार्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर को रिलेटेड या ड्रिंकिंग वाटर को रिलेटेड, उसको एड्रेस किया जा सके। तो इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं हम आपस में, किसको, दिस नेशनल वाटर मिशन एंड दिस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इको सिस्टम। नेक्स्ट वन इज नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें गोल रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि अबाउट 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जितना भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरा के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितनी भी रथलेस कटिंग की गई फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, या जितना भी ये डिग्रेडेड लैंड है हमारे पास, अबाउट 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स, एंड दिस शुड बी, इनको कहाँ पे, इसको वापस रेस्टोर किया जा सके, यहाँ पे प्लांटेशन किया जाए, यहाँ पे प्लांट्स को, यहाँ पे ट्रीज लगाए जाए, ताकि जितना भी, अगर हम प्रेजेंटली 23% इंडियाज़ टेरिटरी
जो कि अंडर फॉरेस्ट कवर है, उसको कहाँ पे ले आना है, 33% तक। जो हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो रिसेंटली रिलीज हुई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, राइट। अनदर वन इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दिस प्लान aims to support climate adaptation in agriculture through the development of, यानी कि जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है, कहीं पे ड्रॉट हो रहे हैं, कहीं पे अनइवन रेनफॉल के कारण, हेल स्टोन के कारण जितना भी हमारा एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है, या तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाने हैं, या हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि जो जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं उनको बचाया जा सके, एंड या क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स लेके आए जिनकी अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन पे असर नहीं पहुंचना चाहिए। द नेगेटिव इफेक्ट शुडंट बी ऑन दिस प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो 123 करोड़ की पॉपुलेशन को, अगर हम बैकबोन देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन का, तो वो है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को इसीलिए दी गई है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, राइट। एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स, यानी कि किसानों को बाज़ाबिता तौर इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, एंड इनके पास इकोनॉमिक बैकिंग होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए जिनसे क्या है, एनहांस हो हमारी प्रोडक्शन, राइट। एंड लास्ट वन इज नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। इस मिशन के अंडर एक न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड एस्टैब्लिश होना चाहिए, इम्प्रूव्ड क्लाइमेट मॉडलिंग होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हो कि हम टाइमली जितने भी हमारे किसान हैं, हम उनको अबाउट वेदर, अबाउट दिस ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी इम्पैक्ट्स हैं, हम उनको साइंटिफिकली स्टडी करें, और बाद में उसके इम्पैक्ट्स को एसेस करके हम वो बाकी जितनी भी हमारी आम जनता है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची जा सके। एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की गई है इसमें, कि बाकी सारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ से फुल्ली जितने भी वो दिस मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, इसको टैकल करने के लिए या इसको मेजर करने के लिए वो हमारे इंडिया में लाना थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। दिस वाज ऑल अबाउट दिस नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। अनदर वन इज जो हमारा है वो है अनदर, जिसके थ्रू हम किसको, क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। दिस इज नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एज ऑलरेडी यू नो दैट, देखिए इंडिया जो है वो UNCCD का एक पार्ट है। इंडिया इज अ पार्टी टू दिस UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एंड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, ये क्या है, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, किसके साथ, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन दिस UNCCD के साथ। ये एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। इसको इस डेजर्टिफिकेशन के जितने भी रिलेटेड स्टेप्स है इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इंडिया में, वो किसका काम है, MOEFCC का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि एक पार्टी है इस कन्वेंशन का, तो हमारे पास भी 20-year कॉम्प्रहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसके अंडर एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितनी भी जो कम्युनिटीज़ थी, जितनी भी फॉरेस्ट डेवलप कम्युनिटीज़ थी, उनके कारण क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न हो रहा है, ट्रीज़ के लिए रथलेस कटिंग हो रही है। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, किसको लेके, अगर हमें फॉरेस्ट्स को कंजर्व करना है, हमें अगर डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करना है, तो कम्युनिटी को यू मस्ट हैव टू इंक्लूड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, एंड जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ है
लोकल कम्युनिटीज़ है उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। फॉर एग्जांपल जितने भी फॉरेस्ट डेवलपर कम्युनिटीज़ है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ है, जो यहाँ से लकड़ी लेके उनको जला के क्या कर रहे हैं, एज फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो रही है, उनकी अल्टीमेटली पॉवर्टी बर्डन बढ़ रहा है हमारे कंट्री के ऊपर। तो अगर इनको ये हिदायत दी जाए कि आप बर्निंग वुड के बजाय आप सोलर पैनल्स ले, आप सोलर इक्विपमेंट्स ले कि जिससे आप अपना खाना भी बना सके एंड आप लाइटिंग भी कर सके अपने हाउसेस में, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी लोकल कम्युनिटीज़ की। तो साथ ही साथ आप किसको एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डेजर्टिफिकेशन को। अवेयरनेस होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ड्रॉट मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस, ऑलरेडी हमारे पास जितनी हमारी जो कंट्री है उस वहाँ क्या होना चाहिए, इस मिशन के अंडर हम क्योंकि इंडिया एक ड्रॉट प्रोन कंट्री है, वी आर ड्रॉट प्रोन, तो ड्रॉट मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन होनी चाहिए हमारी कंट्री में, ताकि कभी भी आने वाले वक्त में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स होने चाहिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए एंड इंटरवेंशंस विच आर लोकली सूटेड, राइट। स्ट्रेंथनिंग सेल्फ गवर्नेंस, क्योंकि हमने देखा, अगर हम बायोडाइवर्सिटी जब हमने पढ़ी थी, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि किसी भी एरिया को अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व एक बनाना है, तो उस कोर रीजन को, या जितना भी बफर रीजन है, कोर रीजन है, उस रीजन को घोषित आप तभी कर सकते हैं जो वहाँ की लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत है, आपको उसे वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप इस एरिया को डिजिग्नेट कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इनको स्ट्रेंथन होनी चाहिए ये लोकल इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ प्रपोज टू इनिशिएट एक्टिविटीज़ दैट इंक्लूड अमंग अदर्स असेसमेंट होना चाहिए, मैपिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कहाँ पे कितना डिग्रेड हुआ है लैंड, कहाँ पे वैरान पड़ी है हमारी ज़मीनें, कहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका असेसमेंट। ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो पहले ही ये वार्न करे लोगों को, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो हमारी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो पहले ही लोगों को आगाह कर देती हैं कि इस टाइम पे प्रेडिक्शंस है कि ऐसे ऐसे टाइम पे इस दिन पे रेन या स्नो होगी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना या ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। तो एड्रेस ऑन फार्म रिसर्च एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा विल बी टेकन अप। ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तभी आप क्लाइमेट चेंज के जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, आप उनके साथ उनको भी साथ साथ टैकल करते जाएंगे, एंड जो डेवलपमेंट हो रही है उसको भी साथ साथ लेके जाएं, यानी कि दोनों को एड्रेस करना साथ साथ। ये किसके अंडर आता है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, जितना भी आप इसमें पढ़ेंगे बहुत ही कम है। तो जो जितना भी मोटा मोटा था, जितना भी आपको पढ़ना था एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो आई थिंक कि क्लाइमेट चेंज को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।